नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वर्चुअल और इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक फॉर स्टीफेंसन लिंक मोशन के लिए। इससे पहले हम स्टीफेंसन लिंक मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, किस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। अब हमें पता है इसके अंदर दो एक्सेंट्रिक का यूज किया जाता है और इसीलिए हम यहाँ पर वर्चुअल और इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक निकालने की बात कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों एक्सेंट्रिक की तरह की एक वर्चुअल जो उनके इक्विवेलेंट हो एक्सेंट्रिक, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस फिगर का, जो कि स्टीफेंसन लिंक मोशन की है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये जो सेंटर है ये ओ सेंटर है और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई भी जो क्रैंक की पोजीशन है ओ सी ये ले लेते हैं, और उसके लिए जो एक्सेंट्रिक की पोजीशन है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये ओ ई है और जो दूसरी एक्सेंट्रिक है उसकी पोजीशन ओ ई 1 है। तो ये हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ पे जो ई से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें ए तक, ये एक्सेंट्रिक रोड है। तो ये एक्सेंट्रिक रोड है और ये एक्सेंट्रिक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सेंट्रिक E1 हम इसको अगर लिख लें, ये एक्सेंट्रिक E2 है और EA1 यहाँ पर हम लिख लें या EB लिख लीजिए, E1 B लिख लीजिए कि ये जो है हमारी ये एक्सेंट्रिक रोड है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये ओपन रोड अरेंजमेंट है। अगर क्रॉस होता तो E जो है हमारा B से यहाँ पे जुड़ा होता इस तरह से क्रॉस में, और E1 A से जुड़ा होता। अब ये ओपन रोड अरेंजमेंट है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये D हम ले लेते हैं डाई ब्लॉक, और ये जो A और B जो लिंक होता है ये हमारा स्लोटेड लीवर लिंक होता है, यानी कि इसके अंदर जो है स्लोट बना होता है जो ए बी है इस डी ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर सकता है। आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और ये जो आगे ब्लॉक होता है ये हमारा वाल्व से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ये क्या है, वाल्व रोड है। तो इस तरह से वाल्व जो है स्लाइड करता है जब यहाँ से मोशन इसको मिलता है एक्सेंट्रिक के थ्रू इस रोड को, और रोड के थ्रू इस ब्लॉक को, और ब्लॉक के थ्रू इस वाल्व को। अब इसको जो है आप अर्ली कट ऑफ भी कर सकते हैं या कहीं की कट ऑफ को मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगा होता है और ये जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। तो इसको नाम दिया जाता है, ये है बेल क्रैंक लीवर, और ये जो है कंट्रोलिंग रोड से कनेक्ट होता है। ये क्या है, कंट्रोलिंग रोड। ये कंट्रोलिंग रोड होती है जो ड्राइवर के कैबिन तक जाती है, और जो ऑपरेटर है इसको जो है अप और डाउन कर सकता है, यानी कि अगर अप करेगा तो इसको जो है ऊपर की तरफ कर सकता है। यहाँ पर इस ब्लॉक से ये ए बी जो स्लोटेड लीवर है स्लाइड हो जाएगा। इसी तरह से डाउन भी कर सकता है वो, तो यहाँ से स्लाइड करके अप और डाउन करके यहाँ के मोशन को वो मैनेज कर सकता है, कट ऑफ को यहाँ पर मैनेज कर सकता है। ये सब हमने पढ़ लिया था, ये सिर्फ हमने एक ओवरव्यू लिया है। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा ये डी ब्लॉक है अब ये मिड पोजीशन पे है, तो इसको हम मिड गियर पोजीशन बोलते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज भी हम कर सकते हैं जैसा कि हमने कहा। चलिए अब इसकी जो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक की पोजीशन हम देख लेते हैं। ये हमने सारे पार्ट इसके समझ लिए। तो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक की पोजीशन जो होगी तो वह यहाँ पर हम ओपन रोड अरेंजमेंट के लिए डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लाइन हमने लगाई, ये जो लाइन है ये क्या है, ये हमारी एक्सेंट्रिक जो थी उसके इक्वल है। जैसे कि हमारी जो एक्सेंट्रिक थी ओ ई थी ना, तो ये उसके इक्वल है। और ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर होती है, ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वो लेक्चर आपको जरूर देखना है अगर बेसिक पूरे क्लियर करने हैं। और यहाँ पर हम क्रैंक की पोजीशन भी ले लेते हैं कि जो ओ सी है अभी इस समय जो है इनर डेड सेंटर पर है जो क्रैंक है, यहाँ पर ओसी, और यहाँ पर ये एक्सेंट्रिक की पोजीशन, एक एक्सेंट्रिक की पोजीशन हमने ली। कौन सी एक्सेंट्रिक की पोजीशन है ये, जो कि हमने ये इस फिगर के अंदर देखिए, ये जो ओ ई है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये ओ सी है जो क्रैंक की पोजीशन है, और ये ओ ई है, तो उसके लिए ही हम ये बना रहे हैं। तो ये ओ ई हमने बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते थे और फिर उस परपेंडिकुलर से इसको मिलाते थे। अब ये जो एंगल था, अब ये कितनी दूर हम लेते थे, यानी कि ये जो एंगल था इसके बीच में, ये हमारा गामा एंगल होता था। अब ये जो गामा एंगल है वो इस फिगर में कहाँ है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम E से E1 को मिलाएं और यहाँ से इस तरह से इसको A से मिला दें और इसको B से मिला दें, तो यहाँ पर हमारा जो ये इंक्लिनेशन बनता है, ये जो इंक्लिनेशन बनता है गामा है। इसी तरह से ये भी गामा है, तो ये गामा और ये गामा है। तो अगर पूरा देखें तो ये गामा और गामा 2 गामा हमारा है, तो ये हाफ जो है गामा है और ये भी हाफ गामा है।
तो इस तरह से ये हमने बनाया है। तो यहाँ पर ये जो गामा एंगल होता है, मेन इंक्लिनेशन जो हम लेते हैं वो हम पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्यों लेते हैं। और ये जो है ये हमारा कितना एंगल होता था, ये अल्फा एंगल होता था। तो इस तरह से एक ये ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। और ये OG जो है, तो OE के लिए हमने ये निकाली OG। इसी तरह से जो हमारी OE1 है उसके लिए भी सिमिलर तरह से हमें काम करना है, यानी कि जो दूसरी एक्सेंट्रिक थी OE1, कौन से वाली, अगर इस फिगर में देखें ये वाली थी OE1, इसके लिए जो पोजीशन थी, तो ये हमने यहाँ पर बना ली है। और यहाँ पर ये OE1 और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया अब इसके ऊपर, तो ये जो G है और ये जो एंगल है ये कितना है हमारा, ये भी हमारा गामा है। अब यहाँ पर जो अगर हम ये G है और G, इसको G1 लिख लीजिए। तो G और G1 को जब हम मिलाते हैं, ये जो चीज है ये है क्या, G1 को हमने मिलाया, ये चीज है कि जो A और B था, ये स्लोटेड जो लीवर था, ये D की पोजीशन थी, अभी वो हम देखेंगे कहाँ पे। तो स्लोटेड लीवर की तरह से हमने इसको मिलाया है एक तरह से G और G1। अब यहाँ पर ये हम मिड पोजीशन के लिए ले लेते हैं कि ये हमारी इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है। तो यहाँ पर जो OH हमने लिया ये क्या है, इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है फॉर द मिड गियर के लिए। मिड गियर का क्या मतलब है कि जो ये पोजीशन है D जो है हमारा, ये जो ब्लॉक है A और B के बिल्कुल बीच में है। इसी तरह से अगर हम इसको स्लोटेड लीवर को अप डाउन करते हैं तो ये जो हमारा स्लोटेड लीवर है इसके ऊपर स्लाइड करेगा और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसकी पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पर जो मूवमेंट है उसके अंदर भी चेंज आएगा, तो वो भी हम करेंगे अभी, वो भी हम देखेंगे। तो ये मिड गियर के लिए हमने यहाँ पर ले ली, मान लीजिए ये पोजीशन ले ली, जो इक्विवेलेंट OH क्या है, इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक फॉर द मिड गियर। इसी तरह से एक और अगर हम फिगर बनाएं, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरी पोजीशन ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं OZ। बाकी के सारे पॉइंट यही रखने हैं। जो OZ है वो किसी दूसरी पोजीशन के लिए है, यानी कि जैसे ये तो मिड गियर की पोजीशन के लिए था, इसी तरह से जब आप स्लोटेड लीवर को स्लाइड करते हैं D ब्लॉक पे, तो जो ये OZ आती है ये हमारी जो कोई और आपने पोजीशन ली, और ये इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है किसी भी एनी अदर पोजीशन के लिए। तो ये आप समझे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मिड गियर के लिए पोजीशन के लिए है और ये एनी अदर पोजीशन के लिए है। तो एनी अदर पोजीशन अगर आप जो स्लोटेड लीवर है उसको स्लाइड कर रहे हैं D ब्लॉक के ऊपर। इसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको दिखा सकते हैं, जो ये OZ है एनी अदर पोजीशन है। तो मान लेते हैं कि कोई भी पोजीशन है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से यहाँ पर ये पोजीशन है, कोई Z पोजीशन हम ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं आप Z के काफी सारे ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारी पोजीशन बनेंगी जब आप इस स्लोटेड लीवर को, कौन सा, ये जो स्लोटेड लीवर है इस D ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करेंगे तो काफी सारी पोजीशन बनेंगी, तो काफी सारी Z की पोजीशन यहाँ पर मिलती हैं। तो वो किस तरह से आप बनाएंगे, E से E1 को मिलाएंगे और यहाँ से आप एक कर्व लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो डिफरेंट तरह के पॉइंट्स आपको मिले थे डिफरेंट पोजीशन के लिए, तो वो उनको मिलाकर ये कर्व एक बनता है, यानी कि जो Z है इस तरह की काफी सारी पोजीशन मिलेंगी और इस तरह का आप एक कर्व जो है लगा सकते हैं, यानी कि EH जो E1 है लगभग इसको मिला देंगे, सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेगा उसी तरह का कि ये जो पॉइंट है यहीं पर लगभग मिलेंगे, एक्यूरेट सा रिजल्ट उसके आसपास मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आप जो है डिफरेंट पोजीशन के ले सकते हैं और ये एक कर्व जो है आप उस केस के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं J पॉइंट है। तो इस तरह से ये OJH हो गया, OEG हो गया, ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। और ये जो एंगल है ये अल्फा था, ये गामा है इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को देखें OEJ को, यानी कि इस ट्रायंगल को देखें OEJ को, तो यहाँ पर ये OE जो है एक तरह से R के इक्वल टू है, यानी कि रेडियस आप ले सकते हैं। जो आपने एक कर्व लगाया है एक तरह से, जो आपने Z के पॉइंट लिए थे, जो डिफरेंट पोजीशंस ली थी उनके लिए कर्व लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक R हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, R का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, OJ का स्क्वायर और JE का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि OJ का स्क्वायर के बराबर है प्लस JE के स्क्वायर के बराबर है, ये आप लिख सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे इस ट्रायंगल से, जो ये हमने ली है, ये वाली ट्रायंगल ली है। तो OE का स्क्वायर, OJ का स्क्वायर प्लस JE का स्क्वायर, OE किसके बराबर है, R के स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर जो OJ है ये किसके बराबर है, इसको OH माइनस HJ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो OH है माइनस HJ है, इसका स्क्वायर आप लिख देंगे। तो ये आपने लिख दिया। जो JE है या EJ है, कुछ भी आप लिख दीजिए। तो
तो इसको आप इसी तरह से लिख देंगे EJ का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो OH है इसको आप क्या पुट कर सकते हैं, OH ये भी तो R के बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक जो रेडियस के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा R माइनस HJ का होल का स्क्वायर प्लस EJ का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनता है A माइनस बी के स्क्वायर का, तो A माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर HJ का स्क्वायर माइनस 2AB 2R इंटू HJ 2R इंटू HJ, यही बनता है। और प्लस क्या है EJ का स्क्वायर है, EJ का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो R है यानी कि जो R का स्क्वायर है, तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर है और R स्क्वायर है, अगर ये इस तरफ जाए तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का ये भी प्लस है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखते हैं, 0 इक्वल टू HJ स्क्वायर प्लस EJ का स्क्वायर माइनस 2RHJ, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस R की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये जो R की वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास HJ का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस EJ का स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2HJ, तो 2HJ जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने किया क्या है, यहाँ से इस R की वैल्यू को निकाल लिया है, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर HJ और EJ की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पर इस इक्वेशन को याद रखना है और यहाँ पर पुट करनी है। तो EJ की वैल्यू को निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल देखेंगे OEJ। तो ट्रायंगल जो है OEJ ये इस तरह से बनी है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरह की ट्रायंगल ये बनी हुई है। यहाँ पर ये एंगल जो है अल्फा है। अब ये देखिए इस तरह का जो इस तरह से जो एक्सिस था ये वाला, और यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, तो ये भी तो एंगल अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर ये O है, ये E है और ये J है, तो हमें EJ की वैल्यू निकालनी है और ये अल्फा एंगल हमें मिल गया है। तो यहाँ पे अगर आप कोस अल्फा को निकालते हैं, कोस अल्फा क्या होता है हमारे पास, जो बेस बाय जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो बेस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो ये EJ जो है बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OE। तो यहाँ से EJ की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। EJ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी OE कोस अल्फा। तो EJ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम HJ की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो HJ है, यहाँ पर ये जो HJ है ये किसके बराबर आप ले सकते हैं, अगर इस लाइन को यहाँ पर मिलाएं और इस पॉइंट को आप D ले लें, GD के बराबर ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर अल्फा एंगल था, अगर आप इस लाइन को यहाँ पर मिलाते हैं तो इसी तरह की एक सिमिलर ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने का अल्फा है, तो इसी तरह से 90 और यहाँ पर ये अल्फा ही आपको मिलेगा। तो EDJ यानी कि यहाँ पर ये इस तरह की एक ट्रायंगल बनी है आपके पास, जिसको आप लिख रहे हैं ED और जो ये G है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है अल्फा है, यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिया। अब हमें क्या निकालनी है, HJ हमने क्या कहा, HJ जो है हमारी किसके बराबर है, GD के बराबर है, यानी कि इस GD के बराबर है। अब ये GD हमें निकालनी है। अब यहाँ से अगर GD की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से भी आप कोस अल्फा निकालेंगे और वो आएगी EG कोस अल्फा। यहाँ से जो है आप GD की वैल्यू को निकालेंगे तो EG कोस अल्फा आएगी, क्योंकि ये अल्फा है, EG कोस अल्फा जैसे यहाँ पर हमने निकाली थी ये आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम EG की वैल्यू की बात करें तो EG की वैल्यू को आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो EG है, अब यहाँ से एक और ट्रायंगल आप देखिए OEG ये भी तो ट्रायंगल बनती है। तो EG की वैल्यू जो है, यहाँ पर एंगल कितना है गामा, यहाँ गामा दिया है, तो EG की वैल्यू जो है, EG को आप क्या लिख सकते हैं, अब अगर ये EG की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर गामा दिया गया है, तो EG की वैल्यू आप लिख सकते हैं OE10 गामा, ये वैल्यू लिख सकते हैं EG की जगह, और ये कोस अल्फा आ जाएगा। ये आपके समझ आएगी किस तरह से आई। अब यहाँ पे ट्रायंगल OEG ले ली, यहाँ पर गामा था, तो 10 गामा आप निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस का यहाँ पर क्या मतलब है, EG बाय OE। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि HJ की वैल्यू आपके पास ये आ गई और EJ की वैल्यू ये आ गई। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है, इन वैल्यूज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारी R की इक्वेशन थी, EJ की वैल्यू ये आई, HJ की वैल्यू ये आई, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। HJ की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या आ जाएगी, OE10 गामा और कोस अल्फा।
ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से प्लस जो हमारी ई जे स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या है, ओ ई और कोस अल्फा है, तो ओ ई कोस अल्फा का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ये आ गया। डिवाइड में ये 2hj है, यानी कि 2 इंटू जो hj है, hj हमारे पास क्या है, ये ओ ई टेन गामा और कोस अल्फा यही है। तो ये जो है वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अब इसको फर्दर हम सोल्व कर लेते हैं। इसको हम रिफॉर्म करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ई टेन गामा जो है ये हम अंदर रखते हैं स्क्वायर के, और कोस अल्फा को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इसको हमने बाहर ले लिया। प्लस में जो ये सेम टर्म है ओ ई कोस अल्फा का स्क्वायर, ये हम लिख लेते हैं ओ ई कोस अल्फा का स्क्वायर, और डिवाइड में ये जो टर्म है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू ओ ई टेन गामा, ऐसे लिख लिया। और ये जो कोस अल्फा है इस तरह से रिफॉर्म करके लिख लिया। ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ से जो ओ ई और जो कोस स्क्वायर अल्फा है, यानी कि ये जो है ओ ई कोस अल्फा का स्क्वायर जो था, अगर इसको हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर ओ ई कोस अल्फा का जो स्क्वायर है इसको हम कॉमन ले लें इनमें से, दोनों में से, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा, यही आएगा क्योंकि ये 1 आ गया और ये हम बाहर ले चुके हैं, और ओ ई भी, तो 10 स्क्वायर गामा यही बचा, तो ये हमने ये बाहर ले लिया ओ ई कोस स्क्वायर अल्फा। और नीचे क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है 2 ओ ई 10 गामा कोस अल्फा, यही है। अब यहाँ पे देखिए ओ ई कोस अल्फा का स्क्वायर है, नीचे क्या है ओ ई कोस अल्फा है, यानी कि स्क्वायर ये इससे कट आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 10 गामा हमारे पास बचेगा बस। और यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओ ई कोस अल्फा जो है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर गामा आ जाएगा। और डिवाइड में ये क्या है 2 10 गामा, तो यहाँ पर ये आ गया 2 10 गामा। अब यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास 1 बाई कोस थीटा, तो ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 1 बाई कोस थीटा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ओ ई कोस अल्फा, ये था, इनटू ये आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर गामा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल गामा है। और डिवाइड में क्या था इसके 2 10 गामा, अगर हम यहाँ पर लिखें 2 10 गामा को अगर हम लिख दें ये साइन गामा डिवाइड बाय कोस गामा, यही लिख दें, तो यहाँ पर ये कोस से ये कोस कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास क्या आएगी ओ ई कोस अल्फा, और ये जो था नीचे कोस रह गया, ऊपर 1 ही है अब हमारे पास, तो ओ ई कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन, और ये जो है हमारा 2 गामा, आप इसको लिख सकते हैं कैसे, अब देखिए 2 साइन गामा और कोस गामा यहाँ पर बचा, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो है आर की वैल्यू जो है हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है ओ ई कोस अल्फा बाई साइन 2 गामा। अब जो साइन 2 गामा है, अगर हम बात करें, जो गामा होता है, जो गामा इंक्लिनेशन एंगल था, ये काफी स्मॉल होता है, क्योंकि जब एक्सेंट्रिक घूमती है वो एक्सेंट्रिक रोड की लंबाई काफी ज्यादा होती है, तो काफी स्मॉल होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो साइन 2 गामा है इसको डायरेक्टली जो है आप 2 गामा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन 2 गामा की जगह अगर आर की वैल्यू आप लिखते हैं, और यहाँ पर ये आप ऐसे लिख लेते हैं ओ ई कोस अल्फा बाय 2 गामा, तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो 2 गामा है, या कहें कि जो साइन 2 गामा है, इसकी वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। चलिए जो स्टार्टिंग फिगर है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गामा है और ये गामा है, यही है हमारे पास। अगर हम देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो थीटा होता है वो आर्क बाय रेडियस होता है, ये भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जो थीटा है आर्क बाय रेडियस, यानी कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पर गई, ये लाइन जो है यहाँ थीटा मूव की, और इस तरह से आर्क है, तो ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है, तो यही तो होगा थीटा जो है आर्क बाय रेडियस। इसी तरह से यहाँ पर ये जो 2 गामा है ये हमारा आर्क बाय रेडियस आएगा, यानी कि आर्क ए बी बाय रेडियस जो है ई ए, तो क्योंकि ई ए का ही ये जो है कर्वेचर है, एक तरह से उसी के बराबर हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी है और इसी चीज को पुट करना है अब यहाँ पर।
तो हमने क्या कहा कि जो हमारा 2 गामा है या साइन 2 गामा है, कुछ भी कह लीजिए, वो हमारा आर्क ए बी जो कि स्लोटेड लीवर की आर्क है और रेडियस है, रेडियस क्या है हमारे पास ई ए, यही थी ई ए जो हमारी एक्सेंट्रिक रोड थी। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, इसको ध्यान से देखिए, ई ए रेडियस है और ये आर्क है, आर्क बाय जो रेडियस है, तो यही तो साइन 2 गामा के बराबर होगा यहाँ पर। तो यही चीज हमने यहाँ पर दिखाई है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो 2 गामा की वैल्यू है उसको आर्क ए बी बाय ई ए ये पुट कर सकते हैं, या ए ई कुछ भी कह लीजिए। अब ये जो आर की वैल्यू है, अब इस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये है हमारे पास ओ ई कोस अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ ई कोस अल्फा और डिवाइड में साइन 2 गामा था जिसको हमने 2 गामा के इक्वल लिखा और इसको हमने लिखा आर के बी बाय ई ए, यानी कि ये आ जाएगी हमारे पास ई ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है साइन 2 गामा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो 2 गामा हमने लिया है साइन 2 गामा के इक्वल ही लिया था क्योंकि काफी स्मॉल था। तो ई ए बाय आर्क ए बी ये हम ले सकते हैं और ये जो है आर की वैल्यू अब यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक के अंदर हमने देखा और आर की वैल्यू को फाइंड आउट भी किया हमने, तो इस तरह से आप क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी फिगर भी हमने पहले बनाई थी, सेम प्रोसीजर चलेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था वर्चुअल और इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक फॉर स्टीफेंसन लिंक मोशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।